आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। सब लोग जानते हैं देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन कह सकते हैं, जो 26 नवंबर को पूरा एक साल हुआ है, राजधानी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, तमाम किसान अपने कानूनों के विरोध में बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है और एक तरह से माफ़ी भी मांगी है कि जो किसान हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं और उनको अपने खेतों में वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। तो इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं और उनसे उनकी राय जानेंगे इस मुद्दे पे। भूपेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। जो किसान एक साल हो चुका है अपने बिल वापस लेने के अड़े हुए थे, अब देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि हम वापस लेंगे बिल, लेकिन फिर भी लोग बैठे हैं, कैसे देखते हैं इसको? परवीन जी, एक बात तो पहले मैं आपके माध्यम से देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो हमारी जो लड़ाई थी, पहले वहां जाना चाहिए। हमारी लड़ाई का मैं आपको बताता हूं। 2011 में एक कमेटी बनी थी उपभोक्ता मामलों को लेकर, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से, और उन्होंने हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि MSP की गारंटी होनी चाहिए। ये मांग, ये कोई अचानक में नरेंद्र मोदी के मन का ख्याल नहीं था। और इसका मतलब ये हुआ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई गोदी मीडिया के लोग, कई मूर्ख और अंधभक्त ये कह रहे हैं किसान हट क्यों नहीं रहा है। हमारी लड़ाई थी 2002 से लेकर 2016 तक की रिपोर्ट है। 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर। इतना बड़ा नुकसान भारत का हुआ किसानों का। और जिन लोगों को लगता हो कि भूपेंद्र रावत अतिशयोक्ति कह रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1850 रुपए से ज्यादा मक्का का प्रति क्विंटल का भाव है और वो 800 रुपए प्रति क्विंटल से कम के दाम पर बिहार में बिका। इसे समझना चाहिए आपको, जो अंतर है, भावांतर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को स्वयं इसको लागू करना चाहिए। तो 2014 में मई से उन्होंने 26 मई को शपथ ग्रहण किया था जी। अब वो लागू करने की बजाय आप कोरोना काल में, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस समय पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार ताले में बंद थी और अदालतों पर ताले लगे हुए थे, हमारे देश के उद्योग, व्यापार, जहाज, रेल और बस सेवा ताले में कैद थे, तब भी हमारा देश जिंदा था। इसे जिंदा रखने का काम हमारे देश के अन्नदाता कर रहे थे। तब ऐसे दौर में जब कोरोना महामारी के बीच की हम बात कर रहे हैं, तब आप ऐसे कानून लेकर आए जिसमें एक तो आप हमारे देश में जहां MSP पर फसल बेचने का अड्डा होता है, मंडी व्यवस्था, उसको खत्म करने, और दूसरा हमारे देश की खेती किसानी को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था के तहत, और तीसरा हमारे देश में जमाखोरी बढ़ाने के लिए किसानों को भी लूटा जाए और बाद में पूरे देश के उपभोक्ताओं को लूटा जाए। ये काले कानून लेकर आए। तो हम अभी नरेंद्र मोदी को, जो दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 22 जनवरी के बाद से कोई संवाद हमारा नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। भी नरेंद्र मोदी ने कहा 19 नवंबर को कि हम इन कानूनों को वापस लेंगे जी। और कैबिनेट की मीटिंग बैठती है 24 नवंबर को, मतलब मंत्रिमंडल फैसला करता है 24 नवंबर को। तो नरेंद्र मोदी दुनिया और देश को बताए कि 19 तारीख को कौन सा सपना देखा था इस व्यक्ति ने। इसी तरीके से 5 जून को जिस दिन अध्यादेश जारी करके और ये 3 काले कानून लाए गए, नरेंद्र मोदी बताए कि देश में किसने मांग की थी ये 3 काले कानून लाने की। तो ये अचानक में कोरोना महामारी के बीच में 3 काले कानून लाना, तो 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, नरेंद्र मोदी हमारे जैसे लड़ाका लोगों को किसानों के काले कानून के ला करके उसमें उलझा के रखना चाहता था, ताकि ये हमारे देश में जो करना चाहे, जो देश की संपत्तियों को बेच, देश की सड़क, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय राजमार्गों को बेचने का, देश की रेल की पटरियां बेचने का, देश के रेलवे स्टेशनों को बेचने का, देश के बैंकों को बेचने का, देश में जो दुनिया के दुश्मन देशों से लड़ने के लिए जहां हथियार बनते हैं, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, उनको बेचने का। आपको पता, हिंदुस्तान रिफाइनरी 35,000 करोड़ रुपए का सालाना का लाभ देने वाली, उन रिफाइनरी को बेचने का, गैस अथॉरिटी, मतलब गेल, भेल, सेल, रेल, बैंक सब बेचने का। तो हम लगे हुए यहां। तो नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। एक तो हमको यहां उलझा दिया और उधर पूरी संपत्तियां बेचता रहा, और दूसरा काम इसने क्या किया इसी दौर में, क्या नरेंद्र मोदी का दूसरा कारण, क्या नरेंद्र मोदी हमारे किसानों की हत्या करवाने के लिए 3 काले कानून लाया था? ये इंप्लीमेंट तो हुई नहीं।
लेकिन इन काले कानूनों को आने से लेकर के और आज तक हमारे देश के किसानों पर आपने पानी की तोप से हमला करवाया, आपने आंसू गैस के गोलों से दागे, आपने लाठियों से पिटवाया, आपने सड़कों पर गड्ढे खुदवा दिए, दीवारें खड़ी करवा दी, कीले चिनवा दी, कंटीले तार बिछवा दिए, बड़े बड़े गाटर, जो आतंकी मुकदमा होना चाहिए, सड़कों राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंचाने का मुकदमा मोदी सरकार पर, खट्टर सरकार पर, योगी सरकार पर क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? तो आपने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को तहस नहस करने के लिए, किसानों की हत्या करवाने के लिए, ये दो बड़े कारण हो सकते लाने के। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लाया था, मुझे जब भी ध्यान है कि हरियाणा के हमारे किसान सड़क पर उतरे गए थे, उनको लाठियों से पीटा गया था। तो जब तुमको वापस ही लेना था तो बगैर किसानों की हत्या के वापस ले सकते थे, या आप इससे भी और आगे कि लाठी डंडा, और उसकी बात तो मैं कर ही रहा हूं, आंसू गैस के गोले पर। पहली मर्तबा देश की आजादी और दुनिया में पहला सरकार है जिसका केंद्रीय मंत्री चैलेंज करता हो किसानों को। और 3 अक्टूबर को आप सबने देखा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से मंत्री पुत्र ने गाड़ियों के काफिले से किसानों को नरसंहार कर डाला। तो किसानों का नरसंहार करवाने के लिए, किसानों को मरवाने के लिए, और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जीत राजा हमारे देश के उन दुधमुहे बच्चों की है जो माए अपना दुधमुहे बच्चों को आंदोलन में लाई थी। मैं सिंगू बॉर्डर जब पहुंचा, जब वहां पर आंसू गैस के गोले और पानी के तोप की बौछारें चलाई गई थी किसानों के ऊपर, वो दुधमुहे बच्चों की जीत है, ये उन माओं की जीत है जो अपना दुधमुहे बच्चे को वहां लेकर आई थी गोद में। उन 750 से ज्यादा किसानों की शहादत की जीत है, और मैं कहता हूं 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत है। और इसका मैं एक और बात करके आपको बताना चाहता हूं, अचानक में ऐसा क्या चेंज आया हमारे। मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ी बेबाकी से कहूं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क है, और उसको बनाने में 22,500 करोड़ रुपए खर्च आया। आप समझ रहे ना? और आपको बताना चाहता हूं कि उसकी अगर हम 1 लेन कर दें तो 1 लेन में 2046 किलोमीटर लंबी सड़क है। और मैंने हिसाब लगाया कि 1 किलोमीटर सड़क पर 1 करोड़ 9 लाख का खर्च आता है। और इससे पहले बनी उसी एक्सप्रेसवे में लखनऊ से और आगरा से लखनऊ तक वो 302 किलोमीटर लंबी सड़क बनी 8 लाइन की। उनको अगर हम 1 लाइन की कर देंगे तो वो 302 गुना 8 वो बनती है 2416 किलोमीटर लंबी, और वो बनी 13,900 किलोमीटर की। करीब करीब 900-950 करोड़ रुपए का आपने ज्यादा खर्च किया, और 370 किलोमीटर सड़क छोटी बनाई। 370 किलोमीटर सड़क अगर और बनाता तो मैंने हिसाब लगाया कि मोटा मोटी आंकलन 1300-1400 करोड़ रुपए का गबन किया है। तो 1300-1400 रुपए का गबन करके, घोटाला करके, उसको दबाने के लिए आपने एक्सप्रेस सड़क का उद्घाटन किया और 30 जहाज उतारे, उसमें लड़ाकू सेल, एक मालवाहक जहाज। तो या तो 2-3 काम हो सकते हैं जहाज उतारने के। एक, अरुणाचल में चीन ने कब्जा करके गांव बसा दिया, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में जहाज उतार करके नरेंद्र मोदी चीन को डरा रहा हो। और दूसरी बात हो सकती है कि वो जो लोगों का ध्यान ना जाए, जो मैंने गणना की अभी, कौन सा वाला, ये 1200-1300 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया, इस घोटाले ध्यान भटकाने का। और तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कि 2 बड़े कारण है। एक तो उत्तर प्रदेश के किसान वोट देने वाले नहीं है क्योंकि किसानों का नरसंहार हो रहा है, उनकी बर्बादी हो रही है। और दूसरा, कोरोना काल में जो चील कवर कुत्ते नदी में लाशों को खा रहे थे, तो आप पहले ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप इलाज नहीं करा पाए, अंतिम संस्कार नहीं करा पाए, लाशों को नदी में बहाना पड़ा। चील कवर कुत्ते खा रहे थे, और जो नदी किनारे दफन थे, पहली बार देखा हमने हिंदुओं का कब्रिस्तान नदियों के किनारे रेत में, उनको पता ही नहीं कब्र कैसे बनाते हैं, जिनके ऊपर राम नामी कफन योगी चोरी करवा रहे थे, और उसके नीचे से भी खोद करके जंगली जानवर कुत्ते लाशों को खाते। तो इनको वोट नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये मानना आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई श्रोता वहां नहीं था। अभी इन्होंने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन में भी देखो क्या है, अमर उजाला छापता है कि 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर अमर उजाला छापता है एक और स्टोरी कि 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 1.5 लाख अपने आप कम हो गए। अब सरकार ने उद्घाटन किया तो कहा कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक मल्टी टास्क पार्क का उद्घाटन किया अभी इसने, नितिन गडकरी ने, असम में 700 करोड़ रुपए का, और वहां कह रहे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 20 लाख लोगों को। अब बताओ 7,000 करोड़ का नुकसान, माने 6,900 कुछ करोड़ का है वो, सॉरी 600 मतलब 700 करोड़ के लगभग का निवेश होगा असम में उस पार्क में।
और उसमें मिलेगा 20 लाख लोगों को रोजगार, और यहां 10,000 करोड़ का निवेश होगा और यहां मिलेगा 1 लाख को रोजगार। और उसमें भी इतने बेईमान कि इन्होंने चीन का जो वहां का एयरपोर्ट का नक्शा है ना, वो डिजाइन यहां लगा दिया, अभी तो हटा दिया कई मंत्रियों ने। तो ये इतने बेईमान है कि बताइए, हमारे देशवासियों आपको समझना चाहिए, जब ऑक्सीजन की कमी थी लोगों ने आवाज उठाई तो जेल में डाले गए। हमारे देश में दवा की कमी की बात की गई तो जेल में डाले गए परिजन। हमारे देश में उपचार की कमी की बात उठाई तो जेल में डाले गए। और हमारे देश के अंदर कितना बड़ा झूठ, वो 15 लाख का 2 करोड़ का अच्छे दिन का लाभकारी मूल्य का छोड़िए, इतनी नकली सरकार है कि इनके पास अपने एयरपोर्ट का नक्शा बनाने का भी नहीं, वो भी चीन से चोरी करके ला रहे हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे गलवान घाटी से लाशें चलकर आ रही थी तब भी प्रधानमंत्री यही कह रहा था कि कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया। तो हमारे जवान के आपस में लड़के मर गए थे क्या? आप समझ रहे हैं? तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गलवान घाटी का विषय में प्रधानमंत्री ने कहा हमारी किसी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। पूर्वांचल अरुणाचल के पूरब के सांसद ने कहा संसद के अंदर की चीन ने कब्जा कर दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट है कि 5.5-6 किलोमीटर अंदर चीन ने गांव बसा दिया है। मैं भूपेंद्र रावत भी बोलता हूं, देश के कुछ ईमानदार पत्रकार भी कहते हैं, सामाजिक लोग भी कहते हैं। दुख और अफसोस की बात है कि भूतपूर्व सैनिक, मैं जो सेना में तैनात है वो तो डरेंगे, लेकिन भूतपूर्व सैनिक नहीं बोल रहे हैं, कायरता की बात है, उन्हें उठ खड़ा होना चाहिए और पोल खोल कर नीचे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं कि चीन का नक्शा लगा करके, अगर मैं एयरपोर्ट के विषय में झूठ बोल रहा हूं, अगर हम इनके कारनामों चीन के कब्जे के विषय में झूठ बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोह का मुकदमा हम पर बनाना चाहिए। लेकिन ये देश के लोगों के खून में खून नहीं पानी आ गया, अन्यथा इस झूठे आदमी को, देश के गद्दार और चीन के वफादार को लोग सत्ता से, मैं कहता हूं, जूते मार के भी हटा सकते थे। भूपेंद्र जी, जो आपने जानकारी साझा की है उसमें 2-3 सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पहली चीज, अगर किसान इतने मर गए, इतनी परेशानियां हुई हैं, अगर ये सब करना था तो पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों कर दिया? एक सवाल कि अगर करना था, जब किसानों का कानून वापस लेना था नरेंद्र मोदी को, तो पहले ना करके अब क्या कारण है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अब तो हमारी जो मांग है, एक तो हमारी एमएसपी की गारंटी की बात तो जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब उनकी रिपोर्ट है, उसे लागू कर दें। पर हमारी मांग बढ़ गई है। जो हमारे किसानों की हत्या हुई, नरसंहार हुआ, उनका मुआवजा लिए बगैर हम मानने वाले नहीं है। और दूसरा बात है, जो हत्या करवाने का षड्यंत्रकारी अजय टैनी को 7 जुलाई को मंत्री बनाया गया। तो 7 जुलाई 2021 की जिक्र कर रहा हूं मैं। तो अजय टैनी जिसने किसानों का नरसंहार करवाया अपने लाल से, इस अजय टैनी को किसने बनाया? तो उसका भी मैं बताता हूं, तड़ी पार करता ना लखनऊ में, दूरबीन लगाकर मुझे अपराधी नजर नहीं आता है जो खुद तड़ी पार रह चुका है। तो मैं पहले सोच रहा था कि इसको बैठाया किसने। तो हमको लगता है कि अजय टैनी को मंत्री बनाने वाले को भी हटाना पड़ेगा। तो अजय टैनी पर तो निश्चित तौर पर हत्या का षड्यंत्र का मुकदमा चलना चाहिए, कुर्सी से हटना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में जो बिजली बिल अभी संसद में आने वाला है, जैसे वो पूरा प्राइवेटकरण हो जाएगा, किसानों का 10 गुना बिल आने वाला है जितना अब आता है। और हमारे देश के उपभोक्ता जो अभी कुछ मान ही नहीं रहे होंगे हमारी बातों को, उन सब के घरों में 5 गुना ज्यादा महंगा बिल आने वाला है। तो ये बिजली बिल वापस लेना पड़ेगा। और ये जो प्रदूषण के नाम पर आप पराली जलाने के लिए किसानों को जेल में डालने की बात करते हैं, उनको मुकदमा देने की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का योगदान है। और उसमें भी हम ये कह रहे हैं सरकार व्यवस्था करे, स्टेट का जिम्मेवारी बनता है। अरे भाई, देश को पालने का काम, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, हमारे देश के अंदर 70% ज्यादा उद्योग खेती किसानी की उपज पर निर्भर है। हमारे देश का जल से लेकर वायु मार्ग तक और रेल से लेकर सड़क मार्ग पर जो माल ढोने वाले वाहन हैं, 65% ज्यादा हमारे खेती किसानी की उपज और उससे बने सामान को ढोने पर निर्भर है। हमारे देश में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, पान की दुकान से लेकर 7 स्टार होटल की मैं बात कर रहा हूं, 85% व्यावसायिक गतिविधियां कृषि उपज और उससे बने सामान पर निर्भर है। और तीनों का योगदान विकास दर में भी और रोजगार में हिसाब लगाया जाए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि खेती किसानी बंद हो जाएगी तो भारत में 100% लोगों के लिए खाद्यान्न, और जो खाद्यान्न की बात नहीं है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का बचत होता है। अगर हमारे देश के किसान अगर उपज नहीं करेंगे और विदेशों से हमको सब आयात करना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। तो 100% लोगों के लिए खाद्यान्न, 70% उद्योगों के लिए कच्चा माल,
85% व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कराने के लिए और 65% ज्यादा माल ढोने वाले वाहनों के लिए सब उपलब्ध कराने की बात करने वाला। और मैं फिर कहूं, उद्योग चलाने वाला धनवान, व्यापार करने वाला धनवान, ट्रांसपोर्टर धनवान, माल ढोने वाले, और हमारे देश में अन्न उगाने वाले किसान कंगाल, ये नहीं चलने वाला है। ये फिर मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह 45 लाख करोड़ की लूट हुई है 2000 से 2016 तक, ये लूट बंद कराने के लिए जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती है, हम मानने वाले नहीं है। राजा, 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगार सड़कों पर नहीं उतरे हैं, अभी बिहार में लाठियां पड़ी हैं, उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा। एसएससी जीडी वाले जो 55,000-54,000 जो ओवर एज होने वाले हैं, 2018 में वो 54 करोड़ पे जमा करके उनका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल रिटर्न हो गया, उन्होंने शारीरिक परीक्षण भी पास कर दिया और उनका रिटर्न टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं ना। और वैकेंसी है एसएसबी से लेकर के सीआईएसएफ, सीआरपी से लेकर के आईटीबीपी और असम राइफल में 1,10,000 उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग लड़ नहीं रहे, पर हाँ, आपका जो सवाल है मैं बिल्कुल आपके माध्यम से करना चाहता हूं। जिस तरीके से ये हमारे देश के खेत खलियान खाद्यान्न को बेच रहे थे, हमारे किसान डट गए, और जिस दिन डटे हैं, जो भय की बात बताता हूं, 92,000 मामले थे, 92 लाख मामले थे 26 नवंबर 2020 का जिक्र कर रहा हूं, और आज 3.5 करोड़ मामले हो गए। जिस दिन हमारे 26 नवंबर को हम दिल्ली मूव कर रहे थे, तब कोरोना से दुनिया डर रही थी। हमारे किसानों के जीवन भी दोहरा खतरे पर था। एक तरफ कोरोना से मर सकते थे और दूसरी तरफ जमीन छीनने से और जमीन मंडी व्यवस्था खत्म होने से और बंधुआ मजदूर बनने से और जमाखोरी का जो कानून आना था उससे मरने वाले थे। तो किसानों ने हिसाब लगाया, कोरोना से मर सकते हैं लेकिन इस बेमौत नहीं मरेंगे जो मौत ला रहा है मोदी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना का भी एक बड़ा भय है, आतंक भी है, पुलिस भी लाठी लेकर घूमती है। अब आपने देखा नरेंद्र मोदी तो मास्क लगाते नहीं मेरी तरह, लेकिन बाकी सबके लिए है। ये सब मास्क जरूरी है, शारीरिक दूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं यहां चला गया था प्रगति में, जो मेला लगा हुआ था, हजारों हजार लोग खड़े हैं। अब मेट्रो में सफर कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इनका इच्छाधारी नाग हो गया ये कौन सा कोरोना, जब चाहे मास्क लगवा दें, जब चाहे सोशल डिस्टेंसिंग कर दे, जब चाहे लॉकडाउन कर दे। जब अरे भाई, दिल्ली के अंदर सीरो सर्वे है, 97% लोगों को कोरोना हुआ। मुझे तो लगता है कि मुकदमा होना चाहिए देश में इन सरकारों पर कि इन्होंने हमारे देश को लॉकडाउन के नाम पर बर्बाद कर दिया। और मैं फिर कहना चाहता हूं आपके सामने गंभीरता के साथ, मात्र 70 करोड़ लोगों को टीका लगा, 140 करोड़ की हमारी आबादी है। तो अगर टीके से ही आदमी बचता है, तो जिन 70 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा उनको तो मर जाना चाहिए, उनमें से किसी को नहीं बचना चाहिए था। आप टीका दे नहीं पा रहे और कह रहे टीके से लोग बचते हैं, तो कहां है आपका टीका, क्यों नहीं पहुंच रहा लोगों तक? तो सवाल है। और फिर टीके की आड़ में भी लूटपाट हो रही है। एक टीका लगेगा, आप दुनिया से कर्जा ला रहे हैं। एक टीका लगेगा, उसी के लिए आपने पीएम केयर का गठन किया। कितना बड़ा घोटाला है। 24 मार्च को आप लॉकडाउन करते हैं 2020 में, 28 मार्च को पीएम केयर का गठन करते हैं, 30 मार्च को राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और सितंबर 2021 में आप दिल्ली हाईकोर्ट में बताते हैं ये प्रधानमंत्री का नहीं है, ये भारत सरकार का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के बाप की संपत्ति हो गई। आप समझ रहे हैं बात को। और फिर आप पीएम केयर में घोटाला कर रहे हैं, आप देश की सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, आप सड़क और रेल की पटरी भी बेच रहे हैं। किस लिए? बोला मुफ्त टीका लगाकर 5 किलो अनाज देंगे। विदेश से कर्जा भी ला रहे हैं, पीएम केयर में घोटाला कर रहे हैं, और 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल डीजल गैस बिकवाकर देश की जनता को लुटवा रहे हैं कि मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। और टीके का 35,000 करोड़ का अलग से बजट भी है। अब समझो, अकेले पेट्रोल डीजल में इसी साल 2021 में 5-6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए लूट चुका है, डकैती डाल चुका है। तो आप समझ लो कि एक टीका, हमारा देश तो बर्बाद हो गया। मैं देख रहा था 1808% बढ़ोतरी हो गई 18 मार्च 2020 से और 21 तक। किसकी संपत्ति में? अदानी की, जिसके एजेंट है, जो आपने कहा जिनके एजेंट है। अब बताइए, भारत के नागरिकों, आप में से जिस व्यक्ति की 1800% ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी, उसे तो मैं कहता हूं जयकारा लगाना चाहिए नरेंद्र मोदी के पक्ष में। पर जिन नालायक बर्बाद हो गए, उनको तो बाहर आना चाहिए। आपके माध्यम से एक बात और कहूं, अगर किसानों की तरह बैंक की यूनियन सड़क पर आ गई होती तो इसके बाप की ताकत बैंक बेचने की नहीं थी। अगर रेल की यूनियन, 13 लाख ज्यादा कर्मचारी हैं, रेलवे यूनियन अगर सड़क पर आ गई होती, इसके बाप की ताकत पटरी बेचने की नहीं थी। अगर हमारे देश की गेल, भेल, सेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और तमाम सड़क पर आ गए होती तो इसके बाप की ताकत एक भी संस्थान बेचने की नहीं थी। और भूतपूर्व सैनिक आकर सड़क पर पोल खोल कर दें, अरुणाचल में कब्जा करवा दिया, गांव बसा दिया इसने। ये कायर चीन नहीं बोल सकता है। और गलवान घाटी 1962 में हमारे सैनिकों के पास प्रोफेसर साहब लाठियां थी और चीन के 80,000 सैनिक थे।
हमारे सैनिकों ने लाठियों से पीट कर चीन को भगाया था। पूरा जहां से बर्फ शुरू हुई, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, वहां जाना हमारे लिए संभव नहीं था, हमारे सैनिकों के पास व्यवस्था नहीं थी। तो लाठियों से जिस चीन को हमने भगाया था, जिस जगह को हमारे कब्जे में लिया था, आज तो राफेल और तेजस भी हमारे पास है। अब तो नहीं, और लाल आंख दिखाने वाला और नकली 56 इंच नापे, इसका 56 इंच का सीना है ही नहीं, आप समझ रहे हो ना। तो हम, और कई बार इसके अंधभक्त कहते हैं शेर का बच्चा है। मैंने कहा यार जरूर, मुझे भी लगता है जानवर की औलाद है, इंसान की होता तो सच बोलता। आप समझ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं अपील करता हूं मेरे देश के बेरोजगारों से, बैंक यूनियन से, रेल यूनियन से, तमाम गेल भेल सेल की यूनियन से, उठ खड़े हो जाओ। किसानों ने एक बहुत बड़ा, किसानों की लड़ाई देश की, पूरी दुनिया के किसानों की नजर है लगी हुई। संसार में राम महाभारत ये सब हथियारों से लड़ी गई। द्वितीय विश्व युद्ध 62, 65, 71 और ये जो अपना कारगिल युद्ध सब हथियारों से लड़ा है। पहला संसार का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है ये आजादी के आंदोलन से बड़ा आंदोलन है। अगर आज गांधी जी ऊपर से देख रहे हो, बहुत खुश होते होंगे कि उनका हथियार कितना जबरदस्त, इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक। और किसका आंदोलन है ये? बलिदानियों का। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दरबार खटखटाया तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इसकी सुनवाई मत करो, और सुनवाई करनी है तो दे दो ऑर्डर, लाठी डंडा गोली तोप और जेल की, कोई हटने वाला नहीं है। मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, समझ आके बात दमदार है। तो इतना बड़ा बलिदानी आंदोलन संसार में कहीं नहीं है जहां लोग कहते हूं मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूं, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, मैं तोप से उठने के लिए तैयार हूं, और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो आप समझ लो, इतना बड़ा बलिदानी, इतना बड़ा अहिंसक, और इतना बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कि अहिंसक ही नहीं, पूरा सिस्टम से। हमारे 500 संगठन है, हमारे 40% जो जाते हैं, हमने कभी सवाल नहीं किया भाई तुम क्या बोलते हो, हमें पता है कि वो वही बोलते हैं जो हमारे पूरे देश की मांग है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस पर पीएचडी करेंगे लोग, मैं गलत तो नहीं कर रहा सर, शोध होगा और कई बच्चों का जीवन। और आखिरी बात, पूरी दुनिया के किसानों की संपत्ति हमारे साथ है, भारत के किसान जीत रहे हैं, और लकीर बनेगी पूरे देश दुनिया के किसानों के लिए, मार्गदर्शक बनेगा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन। मैं वादा करता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं भूपेंद्र रावत और प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपनी जो सोच है, विचार है, और कितना वो समझते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, सारे विचार आपसे साझा किए हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।